This is Baljeet from Vocabulary Educational. How are you all? I think you all are doing good और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम भी आ गए हैं अगेन विद न्यू वीडियो और आज की वीडियो जो है दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट। और आज की जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग। ठीक है जी, रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन है एंड जो हमारी आज की रीडिंग है दैट इज रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। आई होप आपने कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें जाके आपने प्रैक्टिस कर ली होगी ये वाली वीडियो, ये वाली रीडिंग की। एंड ये उसी का एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ठीक है जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वी हैव 1 to 5 क्वेश्चंस एंड दीज आर ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। एंड देन वी हैव कंप्लीट द समरी बिलो। एंड बस यही 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जी आज। ठीक है जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी से अपनी रीडिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द रोमन्स shipbuilding skills were passed on to the Greeks and Egyptians। ठीक है जी, क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है रोमन शिप बिल्डिंग स्किल जो थी वो पास ऑन मतलब आगे गई, कह सकते हैं हम, इन्होंने सीखी कि इन्होंने ग्रीक्स ने एंड इजिप्शियंस ने। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया बेटा कि रोमन्स जो थे उनकी शिप बिल्डिंग की जो स्किल्स थी वो इनको पास ऑन हुई, मतलब ग्रीक्स ने सीखी बाद में या फिर इजिप्शियंस ने। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। ठीक है जी, एंड इट्स आंसर इज इन फर्स्ट पैराग्राफ। आ जाओ जी, फर्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको सिर्फ आंसर्स की लोकेशन बता रही हूँ। ठीक है जी, देखो यहाँ पे बताया हुआ है थर्ड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन कह रही है जी द रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स। वो सेलर्स नहीं थे। ठीक है जी, सेलर्स होता है जहाजी जो समुद्र में यात्राएं करते हैं। ठीक है जी, बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल, वो लैंड पे रहने वाले पीपल थे। who learned to build ships from the people they conquered। conquered का मतलब होता है जिनको उन्होंने हराया हो, मतलब जिनके ऊपर फतेह हासिल की हो या जीत हासिल की हो। तो किनके ऊपर उन्होंने जीत हासिल की थी? नेमली द ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस। ठीक है जी, तो ये आंसर हमें ये बता रहा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा है कह रहे हैं कि जो रोमन्स थे दे वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स, वो लैंड बेस्ड पीपल थे। और उन्होंने शिप बिल्डिंग कहाँ से सीखी? उन लोगों से सीखी जिनको उन्होंने हराया था। तो वो कौन थे? ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस। ठीक है जी, बट हमारा क्वेश्चन तो उल्टा बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन्स की शिप बिल्डिंग स्किल जो थी वो ग्रीक्स को और इजिप्शियंस को पास ऑन हो गई। ठीक है जी, तो दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। हमारा ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है। ठीक है जी, ट्रू नहीं है, तो दैट इज फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। क्लियर है जी, लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks। कहते हैं जो mortise and tenon method था प्लैंक्स को फिक्स करने वाला, ठीक है जी, उसके लिए स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन या फिर क्राफ्ट्समैन की जरूरत थी। ठीक है जी, तो आइए बेटा इसका आंसर सेकंड वाले पैराग्राफ में है। चलिए जल्दी से सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। ठीक है जी, बेटा यहाँ पे प्लैंक्स वाली बात यहाँ पर आई हुई है हमारे पास। 1 2 3 थर्ड लाइन है ऑफ सेकंड पैराग्राफ। कह रहे हैं जी द स्टडी ऑफ दीज हैव taught us that ancient Roman shipbuilding built the outer hull first, then proceeded the frame and rest of the ship। Planks used to be built the outer hull were initially swing together। ठीक है जी, जो प्लैंक्स होते थे वो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में स्वेन मतलब सिए जाते थे, सिले जाते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th century BC they were fixed using the method called mortise and tenon। 6th century में उन्होंने स्टार्ट किया ये वाला मेथड, whereby one plank locked into another without the need for stitching। ठीक है जी, कि स्टिचिंग के बिना इनको सिया जाता था। And then the first century of current era Mediterranean shipbuilders shifted to another shipbuilding method। देखो यहाँ पर तक हमारे पास इस मेथड की बात आई है और यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसके लिए उनको स्किल्ड पर्संस की जरूरत थी या नहीं थी। ठीक है जी, सो दैट इज वाई ये हमारा कोई इंफॉर्मेशन ऐसी रिलेटेड नहीं दी है। सो दैट इज वाई दिस आंसर इज क्या हो गया? वही इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो दैट इज वाई दिस इज योर नॉट गिवन।
ठीक है जी, नॉट गिवन आ गया हमारे पास, ये क्लियर है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कहता द लेटर प्रैक्टिस used by Mediterranean shipbuilders involve building the hull before the frame। कहते जो बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, यूज्ड बाय, जो मेडिटेरियंस ने स्टार्ट की शिप बिल्डिंग की, उसमें क्या बोल रहे हैं, इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल, हल को पहले बनाया जाता था कह रहे हैं, एंड बाद में फ्रेम बनाया जाता था। ठीक है, हल होता है बेटा शिप का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं। तो बात बोल रहे हैं हल पहले बनाया जाता था और फ्रेम बाद में बनाया जाता था। ठीक है जी, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इसका आंसर ढूंढना। बेटा इसका आंसर भी सेकंड पैराग्राफ में ही है, देखो यहाँ पे मेडिटेरियन वाली जहाँ बात की थी वहीं से स्टार्ट करेंगे हम इसे। कह रहे हैं जी, मेडिटेरियन शिप बिल्डर्स शिफ्टेड टू अनदर शिप बिल्डिंग मेथड स्टिल इन यूज टुडे, कहते हैं आज भी ये यूज हो रहा है, विच कंसिस्टेड ऑफ बिल्डिंग द फ्रेम फर्स्ट, ये बोल रहे हैं बिल्डिंग द फ्रेम फर्स्ट, पहले फ्रेम बनाते थे एंड देन प्रोसीडिंग विद द हल, फिर हल बनाते थे। तो यहाँ पर तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई, उल्टी हो गई। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि पहले वो हल बनाते थे फिर फ्रेम, और आंसर में लिख दिया, ऊपर स्टेटमेंट में लिख दिया इन्होंने कि पहले फ्रेम बनाते थे फिर हल। सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स, दिस आंसर इज फॉल्स। क्लियर है जी, लेट्स रीड फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, रोमन्स कॉल्ड द मेडिटेरियन सी मिर नॉस्ट्रम बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज। ठीक है जी, बोल रहे हैं जो रोमन्स हैं वो उन्होंने मेडिटेरियन जो सी है उसको मेरे नॉस्ट्रम कहा, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर डोमिनेशन किया, इसको डोमिनेट किया, मतलब कह सकते हैं इसका यूज जो था, ठीक है जी, मतलब ज्यादा यूज किया कह सकते हैं हम। ठीक है, सो लेट्स मूव, हम अपने पैसेज में चलते हैं फटाफट से एंड इसका आंसर ढूंढते हैं। एंड बेटा इसका आंसर जो है दैट इज इन थर्ड पैराग्राफ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो लास्ट की लाइन से, आप आ जाओ जरा, यस, थर्ड लास्ट लाइन में आओ। रोम्स Navy become the largest and most powerful in Mediterranean, and Romans had control over what they therefore called Mare Nostrum means RC। तो रोमन्स जो थे, रोम के जो लोग थे, उनकी जो नेवी थी वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बन गई, ठीक है, मेडिटेरियन सी में, एंड वो इसे मेर नोस्ट्रम, जिसका मतलब है हमारा समुद्र, आरसी, उस नाम से पुकारने लगे। तो बिल्कुल ठीक है जी इन्फॉर्मेशन। आ जाओ फटाफट क्वेश्चंस में, एंड हम इसको लिख दें फिर ट्रू। ठीक है जी, इस पैसेज में हमें अभी एक ही आंसर मिला है फिलहाल जो ट्रू है। क्लियर है जी, चलो लास्ट वाला को पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मोस्ट रोअर्स, रोअर्स होते हैं जो नाव को चलाते हैं, चप्पू चलाते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है जी, मोस्ट रोअर्स ऑन शिप्स वर पीपल फ्रॉम रोमन आर्मी, कहते जो रोअर्स थे जो चप्पू चलाते थे, ठीक है जी, वो रोमन आर्मी के थे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। बेटा इट्स आंसर इज इन फोर्थ पैराग्राफ, आप ये वाले पैराग्राफ में आओ जो देयर वर मेनी काइंड्स वाले में। ठीक है, इसमें हम लास्ट वाली लाइंस में पढ़ेंगे, यहाँ से आओ, सेकेंड लास्ट लाइन है, थर्ड लास्ट लाइन। इट इज वर्थ नोटिसिंग दैट कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन रोअर्स, चप्पू चलाने वाले लोग, वर नॉट स्लेव्स, कहते वो स्लेव्स नहीं थे, बट मोस्टली रोमर सिटीजन्स एनरोल्ड इन द मिलिट्री, मिलिट्री में जो लोग थे, मिलिट्री में थे जो लोग वो थे, तो मिलिट्री क्या थी, आर्मी थी, है ना। तो ये आंसर बिल्कुल मैच कर गया हमारा स्टेटमेंट के साथ, सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज योर ट्रू। तो फटाफट से अब हम इसको ट्रू लिख दें। क्लियर है जी, चलिए अब आते हैं कंप्लीशन ऑफ समरी में, समरी कंप्लीट करते हैं। बोल रहे हैं जी वन वर्ड यूज करना है ना। अब बोल रहे हैं वारशिप एंड मर्चेंट शिप्स की बात चल रही है हमारे पास। अब ये बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कहते वारशिप वर डिजाइन सो दैट दे वर डैश, कैसे वारशिप ऐसे डिजाइन किए जाते थे ताकि वो डैश होते थे, डैश मतलब क्या होते थे, एंड मूव क्विकली, एंड क्विकली मूव कर सके। ठीक है बेटा, थर्ड पैराग्राफ में आओ, इसका आंसर थर्ड पैराग्राफ में है। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है जी, एंड दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ, यहाँ स्टार्ट हो रहा है। वारशिप्स वर बिल्ट टू बी लाइट वेट, ये लाइट वेट होते थे, एंड वेरी स्पीडी, तो हमारे यहाँ पे
स्पीडी वर्ड इन्होंने यूज किया है क्विकली के लिए, ठीक है जी। तो और क्या यहाँ पे आएगा, लाइट वेट, वो क्या होते थे, लाइट वेट होते थे, ठीक है जी। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे लाइट वेट, क्लियर है जी, लाइट वेट थे। एंड सेकंड बोल रहा है, कहते थे ऑफन रिमेन्ड अफ्लोट आफ्टर बैटल्स, अफ्लोट मतलब होता है वो तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे। एंड वर एबल टू सेल क्लोज टू लैंड एज दे लैक्ड एनी एडिशनल वेट, और वो तैर के क्या आ जाते थे, तैर के क्या होते थे, तैर के वो लैंड के पास आ जाते थे, ठीक है जी। अब बैटरिंग रैम मेड ऑफ डैश, जो बैटरिंग रैम मेड ऑफ किससे बनी होती थी, वॉज इंक्लूडेड इन द डिजाइन फॉर अटैकिंग एंड डैमेजिंग द टिम्बर। तो क्या इन्होंने, जो बैटरिंग रैम मेड किस चीज से बनी थी इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट सेम पैराग्राफ में ही हम आएंगे, थर्ड पैराग्राफ में वहीं पर है इसका आंसर, जहाँ पे हमें लाइट वेट मिला था, ठीक है जी। बेटा यहाँ पे आओ जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में, दे हैड ए ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम, तो हमने यहाँ पे बैटरिंग रैम कौन सी थी, किससे बनी थी, ब्रॉन्ज से, तो वी हैव टू राइट ब्रॉन्ज हियर, ठीक है जी, ब्रॉन्ज, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे हैं जी, इन डिजाइनिंग अटैक timber and oars of enemy ships, warships such as Cherim had rowers of three different, इन्होंने यहाँ पे बोला थ्री डिफरेंट क्या, तो कैसे थे वहां पे, थ्री डिफरेंट, हम देखते हैं ऊपर जरा क्या बात चल रही है। हाँ जी, इसका आंसर है जी फोर्थ पैराग्राफ में, आप यहाँ पे आ जाओ जरा। देयर वर मेनी काइंड ऑफ वॉरशिप्स, ठीक है जी। टेरियम्स वॉज द डोमिनेंट वॉरशिप फ्रॉम 7th to 4th century BC. It has roar in the top, middle and lower level. तो देखो इन्होंने तीन लेवल बताए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि enemy ship warship such as this has roar on different level on three different, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लेवल की बात आ जाएगी, ठीक है जी। तो LEVEL, ठीक है जी, एस लेवल्स, तीन लेवल्स पे काम कर रहे थे रोअर। नेक्स्ट है जी, एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है, अनलाइक वॉरशिप मर्चेंट शिप्स हैड अ ब्रॉड डैश दैट ले फार बिलो द सरफेस ऑफ द सी, जो फार अवे रहता था, दूर रहता था, उसकी बात चल रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए जरा क्या था, आ जाओ फर्स्ट पेज पर ही, इसका आंसर बेटा फिफ्थ पैराग्राफ में है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मर्चेंट शिप्स वाला देखो, मर्चेंट शिप्स वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट लॉट्स ऑफ कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस की बात चल रही है। दे हैड अ वाइडर हल, तो यहाँ पे इन्होंने वाइडर के लिए वर्ड यूज किया है बेटा, देखो ब्रॉड, यहाँ पे वाइडर के लिए इन्होंने क्या यूज किया है, ब्रॉड, तो ब्रॉड क्या था, हल था, ठीक है जी। हमने यहाँ पे यूज किया है वाइडर के बाद हल आ गया, देखो, तो वी हैव टू राइट वाइडर हल, तो यहाँ पे आएगा आपका हल, क्लियर है जी, HULL। नेक्स्ट है बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, दे हैड बोथ स्क्वेयर एंड डैश सेल्स, उनके जो बोथ थे, दोनों ही थे, स्क्वेयर एंड डैश, तो देखें जरा कैसे थे दूसरे, जो बोल रहे हैं स्क्वेयर भी थे, एंड नेक्स्ट कौन से थे, ठीक है जी। देखो बेटा यहाँ पर आ जाओ, दे हैड from 1 to 3 marks with large square sails and small triangular sails, उनके पास दोनों थे, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर की बात आई है देखो, तो दे हैव ऑलरेडी मेंशन स्क्वायर, यहाँ पे इन्होंने बता दिया हमारे पास, दे हैव बोथ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्या रह गया, ट्रायंगुलर, तो हम ट्रायंगुलर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी, एक ट्रायंगुलर लिख देंगे, ट्रायंगुलर, ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ऑन मर्चेंट शिप्स and warship dash was used to ensure rower move their oars in and out of the water at the same time, तो वो क्या यूज करते थे, दे यूज डैश, ताकि वो इन एंड आउट कर सके अपने किसको, ओर्स को, ओर्स होता है चप्पू जो वो चला रहे थे, ठीक है, तो उनको वो क्या यूज कर रहे थे ऐसा कि उनमें सिमेट्री रहे, हम कह सकते हैं, ठीक है जी।
तो बेटा इट्स आंसर इज इन दिस पैराग्राफ, सेम जहाँ पे ट्रायंगुलर वाला था वहीं पर। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू असिस्ट देम, किनको, रोअर्स को, ठीक है, म्यूजिक वुड बी प्ले ऑन एन इंस्ट्रूमेंट एंड ओर्स वुड देन कीप टाइम विद दिस, वो उनके साथ टाइमिंग की मैचिंग करते थे। तो क्या यूज किया इन्होंने, म्यूजिक यूज किया। तो वी हैव टू राइट म्यूजिक हियर, ठीक है जी, लिखो म्यूजिक। नेक्स्ट आया, कह रहे हैं सेम टाइम हो गया था, क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स सच एज डैश वर ट्रांसपोर्टेड, कौन सी एग्रीकल्चरल गुड्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही है उनकी बात देखते हैं अब हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो आ जाओ जरा सेम पैराग्राफ में आ जाओ बेटा, सेम पैराग्राफ नहीं है सॉरी, उसके नीचे वाला पैराग्राफ है। द कार्गो ऑन मर्चेंट शिप्स इंक्लूड रॉ मटेरियल आ रहे थे, मार्बल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कौन कौन से, ग्रेन्स, ठीक है जी, सेम ही पैराग्राफ है वैसे ये, ग्रेन्स 1 2 3 4 5th लाइन है जी, ठीक है। तो आप ग्रेन्स लिखोगे यहाँ पे, 12th में ग्रेन्स आ गया, NS, ग्रेन्स, क्लियर है। एंड लास्ट में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं द शिप्स वर पुल्ड टू द शोर बाय डैश, जब शिप्स को पुल करना होता था, खींचना होता था, तो कौन खींचता था, when the weather was not clear and they could see island or land, sailor use landmark that they knew to help them navigate their routes। तो उनको पुल कौन करता था, हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि जो शिप्स को है उनको पुल कौन करता था, ठीक है जी। तो चले देखते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में ही, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में है बेटा आपका आंसर, लास्ट वाली 2 लाइंस में देखो, large merchant ships would approach the destination port and just like today we encrypted by the number of tow boats, उनको tow boats लेके जाती थी ड्रैग करने के लिए, ठीक है जी। them to quay, quay का मतलब होता है कोस्ट तक, we have to write here tow boats, टो करने के लिए जैसे मशीन्स होती हैं आजकल, तो वो टो बोट्स यूज करते थे, ठीक है जी। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव टू सेकंड पैसेज। अब जो सेकंड रीडिंग पैसेज है दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज रिवील्स एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वे ग्लेशियर, इसके बारे में है जी, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या थे। हाँ जी, 14 to 19 जो है दैट इज बोल रहे हैं जी which section contain the following information, तो मैचिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। एंड सेकेंड पार्ट जो है दैट इज योर कंप्लीट द समरी, एंड थर्ड पार्ट है जी MCQs, ठीक है। तो चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट इज योर 14th वन, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वेपन्स बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द माउंटेन्स, कहते किस पैराग्राफ में बताया था कि जो वेपन्स हैं वो माउंटेन्स में छोड़ देते थे वो लोग, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है जी। बेटा इट्स आंसर इज इन डी पैराग्राफ, आप डी में आओ, ठीक है जी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ में 1 2 3, थर्ड लाइन पे आ जाओ, लिख रहे हैं जी हंटर्स वुड हैव इजीली misplaced arrows and they often discarded broken bows rather than take them all the way home, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताया है कि जो हंटर्स होते थे वो जल्दी से अपने जल्दी जल्दी मतलब बहुत ऑफनली अपने एरोज जो तीर होते थे वो मिसप्लेस हो जाते थे उनके, या फिर टूट जाते थे तो वो उसको डिस्कार्डेड मतलब छोड़ देते थे वहीं पर, ठीक है जी, उनको घर लेके नहीं जाते थे वापस। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट, तो वी हैव टू राइट डी इन फ्रंट ऑफ 14th, ठीक है जी। तो 14th का आंसर है डी, तो राइट डाउन डी हियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं अ रेफरेंस टू द फिजिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन, ये हमें बता रही हैं कि आप बताओ वो कौन से ग्राफ में बोला गया था कि जहां पर फिजिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व मतलब फिजिकल डिफिकल्टीज के बारे में कहाँ बात की हुई है, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशंस में आपको फिजिकल डिफिकल्टीज आती हैं, बेटा इसके बारे में थर्ड वाले पैराग्राफ में मतलब सी वाले पैराग्राफ में बात किया हुआ है, ठीक है जी। तो आ जाओ जरा फटाफट से सी वाले पैराग्राफ में, देखो सी वाले पैराग्राफ में जो सेकंड वाला पैराग्राफ था उसमें आ जाओ,
बोल रहे हैं द स्लो बट स्टेडी मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर टेंड टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग इन देयर बेसिस। ठीक है जी, तो उनके रास्ते में जो भी आता है वो ग्लेशियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो द टीम फोकस्ड ऑन स्टेशनरी पैचेस, जो आइस थी मोस्टली अबव दिस एरिया, that ice is found amid field of frost weather wilders fallen rocks and exposed bedrock for that for 9 months of the year is buried beneath snow। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, ये हमें फिजिकल डिफिकल्टीज के बारे में बता रही हैं। ठीक है जी, दिस इज योर सी पैराग्राफ एंड वी हैव टू राइट सी हियर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16th वाला, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई लेस फूड मे हैव बीन अवेलेबल। कौन से पैराग्राफ में बताया था कि फूड बहुत कम अवेलेबल होता है, रीजन बताए थे। ठीक है जी, फूड कम होने के रीजंस बताए थे। बेटा दिस इज इन योर एफ पैराग्राफ। ठीक है जी, एफ पैराग्राफ में आ जाओ फटाफट से, लास्ट वाली 2 लाइंस में यहाँ से। A colder turn in the Scandinavian climate would likely have meant widespread crop failure। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्डर है, कोल्डर रीजन है, ये बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसकी वजह से क्रॉप फेलियर एंड मोर पीपल वुड हैव डिपेंडेड ऑन हंटिंग टू मेक अप फॉर दोज लॉसेस। और सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं वो हंटिंग पर डिपेंड हो गए हैं। तो क्या है क्रॉप फेलियर का कारण? कोल्डर रीजन है, ये कोल्डर वेयर है। तो दैट इज वाई, कौन सा पैराग्राफ है ये आपका? एफ पैराग्राफ, एंड वी हैव टू राइट एफ हियर, यहाँ हम एफ लिखेंगे। ठीक है जी, नाउ रीड 17th क्वेश्चन। बोल रहे हैं जी अ रेफरेंस टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की बात कौन से पैराग्राफ में की है? बेटा मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। मोस्टली जो फ्यूचर की बात की होती है वो लास्ट वाले पैराग्राफ में की होती है, एंड हम वहीं पे ढूंढेंगे इसका आंसर, एच वाले में है। ठीक है जी, आप यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 फोर्थ लाइन पे। द रिसर्चर्स से दैट could be because many of those artifacts have already disintegrated or are still frozen in the ice। That means archaeologists could be extracting some of those artifacts from retreating ice in years to come। years to come मतलब आने वाले टाइम में। तो आने वाला टाइम क्या हो गया? हमारा फ्यूचर। और यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे फ्यूचर की बात की सी। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज पैराग्राफ एच। क्लियर है जी? नाउ लेट्स मूव टू 18th क्वेश्चन। 18 बोलता है एग्जांपल्स ऑफ आइटम दैट वुड हैव बीन ट्रेडेड। कौन सी आइटम की बात की गई थी जो ट्रेड होता था, मतलब किन चीजों का ट्रेड होता था? बेटा इट्स आंसर इज इन जी पैराग्राफ। आप जी वाले पैराग्राफ में आ जाओ जल्दी जल्दी। जी वाले पैराग्राफ में लास्ट की 2 लाइंस में आ जाओ बेटा। And growing Norwegian towns along with export market, we have created a booming demand for heights to flight of the cold। इसकी बात की हुई है इन्होंने, देखो। फिर आगे बोल रहे हैं as well as antlers to make useful things like palms, business must have been good for hunters। तो यहाँ पर सारी चीजों की बातें की हुई है इन्होंने कि कौन कौन सी चीजों का ट्रेड होता था। इसका हो गया जी। ठीक है जी, डिमांड फॉर हाइट्स हो गया। so that is why this is your this answer is जी। इसका आंसर आपका हो जाएगा जी जी। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं अ रेफरेंस टू द प्रेशर आर्कियोलॉजिस्ट आर अंडर टू वर्क क्विकली। उनके ऊपर जो प्रेशर की बात की हुई है कि आर्कियोलॉजिस्ट की प्रेशर होता है कि उनको क्विकली वर्क करना है। ठीक है जी, वो क्या प्रेशर है उसके बारे में बात की थी। एंड बेटा इट्स इज इन बी पैराग्राफ। ये वाला बी का जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे आओ। बोल रहे हैं विद क्लाइमेट चेंज श्रिंकिंग आई कवर अराउंड द वर्ल्ड glacial archaeologists need to race the clock to find newly revealed artifacts। तो यहाँ पे बोला रेस टू रेस द क्लॉक टू, मतलब उनको फटाफट से काम करना पड़ता है। प्रिजर्व देम एंड स्टडी देम, तो ये क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज जो होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा आइस कवर जो है श्रिंक हो रहे हैं, या इसी वजह से जो है आर्कियोलॉजिस्ट है ग्लेशियर एरियाज में उनको जल्दी काम करना पड़ता है। तो दिस इज द प्रेशर। ठीक है जी, सो इट इज इन विच पैराग्राफ? बी पैराग्राफ। सो वी हैव टू राइट बी हियर जी। चलिए वेरी गुड, सारे हो गए अब हमारे। अब हम पढ़ेंगे इनके इंटरेस्टिंग फाइंड्स की बात कर रहे हैं ना। बोल रहे हैं ऑर्गेनिक
Materials such as animal skins, textiles are not discovered very often at archaeological sites. They have little protection against dash. उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती, प्रोटेक्शन किन से नहीं होती है उसके बारे में बताना हमें. विच मीन्स दे डिके रिलेटिवली क्विकली, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं. तो किन से प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, मतलब क्या ऐसा है जो उनको खराब कर देता है. बेटा इट्स आंसर इज इन बी पैराग्राफ. फटाफट से बी पैराग्राफ में आ जाओ. देखो यहाँ फर्स्ट लाइन बोल रही है ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टेक्सटाइल्स एंड हाइट्स आर रिलेटिवली रेयर. ठीक है जी. दिस इज बिकॉज अनलेस दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिकेड. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो जल्दी खराब हो जाते हैं. ठीक है जी. सो दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव टू राइट हियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है जी. चलो ये आंसर हो गया हमारा. नाउ मूव टू 21st क्वेश्चन. अब ये बोल रहे हैं, कहते हैं इन द पास्ट देयर वर ट्रेड रूट थ्रू दीज माउंटेन्स एंड डैश गैदर्ड देयर इन समर मंथ्स टू अवॉइड बीइंग अटैक्ड बाय. तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेड रूट कहाँ से होते थे, माउंटेन्स एंड और कहाँ से होते थे. तो उसके बारे में हमें पता लगाना है कि और कहाँ से हो रहे थे जो ट्रेड. ठीक है जी. सो लेट्स देखते हैं अभी फटाफट से इसका आंसर. इट्स आंसर इज इन सी पैराग्राफ. बेटा आ जाओ जरा सी पैराग्राफ. देखो यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 लाइन में बताया था एन एरिया ऑफ दिस दैट इज द होम ऑफ कंट्रीज हाईएस्ट माउंटेन्स. reindeers once congregated in these ice patches in the later summer month to escape biting insects and from the late stone age hunters followed. ठीक है जी. यहाँ पे रेनडियर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो ये माउंटेनियस एरिया है. और यहाँ पे कॉन्ग्रेगेट का मतलब होता है गैदर हो जाना. एंड इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि देखो माउंटेन्स एंड डैश गैदर्ड देयर, तो वी हैव टू राइट क्या नाम लिखना है यहाँ पे, इंडियर्स लिखना है. ठीक है. आगे बोल रहे हैं समर टू अवॉइड अटैक बाय, किससे अटैक से बचना है इसको. तो अटैक वाला लाइन भी इसी में होगा बेटा. देखो जहाँ पे रेनडियर आया हमारा सी पैराग्राफ में ही आ जाओ. एंड आई स्पेशेस लेट escape बाइटिंग, escape का मतलब बचना. तो किससे बच रहे हैं, इंसेक्ट्स से. तो वी हैव टू राइट इंसेक्ट्स देयर. चलो नेक्स्ट आ जाओ 24th एंड 25th क्वेश्चन. बोल रहा है, कह रहा है जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक अबाउट डिस्कवरीज ऑफ बैरेट्स टीम. इस उसकी टीम के बारे में क्या डिस्कवरी की है. बेटा मैं पहले इसके आंसर बता देती हूँ आपको दोनों के. ठीक है जी. एंड फिर उसके बाद में हम लोग इसके आंसर्स ढूंढेंगे. बेटा इसका आंसर है जो फर्स्ट डिस्कवरी है दैट इज बी एंड सेकंड इज सी. अब इसकी लोकेशन ढूंढ लेंगे फटाफट से. मैं इसको सर्कल कर देती हूँ अच्छे से क्योंकि टिक लग रहा है नीचे वाले लगा दिया. ठीक है जी. कह रहे हैं जी हंटर्स वर इनटू द माउंटेन्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है जी. जब बहुत ज्यादा ठंड होती थी तो हंटर्स जो होते थे माउंटेन्स में होते थे. द नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम सर्टेन टाइम पीरियड वाज रिलेटिवली लो. किसी खास टाइम पीरियड के जो है हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो बहुत लो मिले हैं. और यहाँ पे बात हुई है कि वो जो है माउंटेन्स में, हंटर्स माउंटेन्स में चले जाते हैं. बेटा बोथ दीज आंसर्स आर इन एफ पैराग्राफ. पहले आप एफ पैराग्राफ में ही आ जाओ. ठीक है जी. आप ये वाली लाइन पे आओ 1 2 3 4 5th लाइन पे जहाँ पे 536 BC लिखा है. यहाँ पे लिखा है देखो बट इट टर्न आउट दैट हंटर्स kept regularly venturing into the mountains even when the climate turned cold. तो ये आपका हमारा आ गया एक आंसर जो 20th का था. क्लियर है जी. एंड उसके बाद में वी हैव टू फाइंड आउट 24th वाला. इट्स आंसर इज इन ई पैराग्राफ. यहाँ पर आ जाओ बेटा, लास्ट वाली थर्ड लास्ट लाइन. ठीक है जी. दे फाउंड दैट सम पीरियड्स हैड प्रोडक्ट ऑफ they found that some periods had produced lots of artifacts which indicate that people had been pretty active in mountains during those time. ये मिल गया. ठीक है जी. but there were few or no sign of activity during other period. तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं या कुछ ही मिल रहे हैं. so that is why दोनों आंसर हमारे आ गए कि एक तो हंटर्स का आया था कि वो माउंटेनियस एरिया में चले जाते थे और दूसरा कि कुछ टाइम पीरियड के कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं. क्लियर है जी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th एंड 26th वाले. बेटा ये भी आपके एमसीक्यूज ही हैं तो इसके आंसर्स भी मैं पहले ही लगा रही हूँ.
बोल रहे हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक अबाउट विकिंग एज। विकिंग एज के बारे में बेटा एक तो आंसर है इसका ए वाला, हंटर्स एट दिस टाइम बेनिफिटेड फ्रॉम एन इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स। तो जो हंटर्स थे उनको फायदा हुआ क्योंकि उनके जो गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी। सेकेंड आंसर है बेटा इसका सी वाला, विकिंग डिड नॉट रिलाई ऑन शिप्स अलोन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। वो सिर्फ शिप्स के ऊपर रिलाई नहीं करते थे, ठीक है जी, मतलब और भी वेज उन्होंने यूज किए हैं। क्लियर है जी। तो इट्स आंसर इज इन जी पैराग्राफ। आ जाओ फटाफट से जी पैराग्राफ हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम एक आंसर देखते हैं, देखो 1 2 3 वाली लाइन आ जाओ। कहते हैं ऑल्दो वी यूजली थिंक ऑफ शिप्स व्हेन वी थिंक ऑफ स्कैंडेवियन एक्सपेंशन, मतलब हम शिप्स की बात करेंगे तो ये हो गया वाटरवे, है ना। These recent discoveries show that plenty of good traveled on overland routes। तो एक तो ships भी हो गई तो overland। So this is your 20, जो आपका 6th वाला आंसर है वो आ गया यहाँ पे कि वो अकेले जो है शिप्स पर रिलाई नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। अब हम ढूंढेंगे 25th वाला। 25th वाला लास्ट में है बेटा, देखो ये देखो लास्ट वाली लाइन, कह रहे हैं बिजनेसेस मस्ट हैव बीन गुड फॉर हंटर्स, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ गई थी, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड ग्रोइंग नॉर्वेगियन टाउन अलोंग विद एक्सपोर्ट मार्केट वुड हैव क्रिएटेड अ बूमिंग डिमांड फॉर हाइट्स। उनकी डिमांड्स बढ़ गई थी तो इसके लिए जो हंटर्स हैं उनके लिए ये बिजनेस काफी बढ़ गया, उनके लिए अच्छा हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है जी। चलो सेकंड पैसेज भी हमारा ओवर हो गया, अब हम करेंगे थर्ड पैसेज। ओके चलो देखते हैं हमारा थर्ड पैसेज क्या है। बेटा थर्ड पैसेज है प्लांट थर्मोमीटर्स ट्रिगर्स स्प्रिंग टाइम ग्रोथ बाय मेजरिंग नाइट टाइम हीट। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चंस टाइप देख लेते हैं पहले फटाफट से। एंड क्वेश्चंस जो हैं दीज आर ओके। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है हमारे पास ट्रू फॉल्स, देन वी हैव मैच द इंफॉर्मेशन विद द पैराग्राफ। ठीक है जी। एंड थर्ड पार्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्लियर है जी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रू फॉल्स में जो 27th क्वेश्चन है दैट इज द कैम्ब्रिज साइंटिस्ट डिस्कवरी ऑफ द थर्मीटर मॉलिक्यूल कॉज सरप्राइज अमंग अदर साइंटिस्ट। कह रहे हैं जो कैम्ब्रिज साइंटिस्ट थे उन्होंने जो थर्मोमीटर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कवरी की थी उससे बाकी वाले जो साइंटिस्ट थे वो सरप्राइज्ड हो गए। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं ऐसा कुछ हुआ। एंड इट इज इन पैराग्राफ ए। हम यहाँ से पढ़ेंगे। बोल रहे हैं एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हैड has discovered the thermometer molecule in plants enables them to develop according to seasonal temperature changes. Researchers have revealed that molecule called this used by plant to detect actually change their function in darkness and become cellular temperature। बेटा देखो यहाँ पर कहीं पर भी हमें नहीं बताया कि बाकी वाले जो साइंटिस्ट थे वो सरप्राइज्ड हुए कि नहीं। तो नो इंफॉर्मेशन regarding this is available, so that is why this is your this answer is not given। क्लियर है जी। तो हम इसको लिखेंगे नॉट गिवन। नेक्स्ट है जी सेकंड वाला पूछ रहे हैं 28th वाला क्वेश्चन कह रहा है, कह रही है कि द टारगेट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय 2050 कुड बी मिस्ड। कहते हैं जो 2050 तक जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन टारगेट बनाया हुआ है वो मिस हो सकता है। ठीक है जी। तो चलिए जरा फटाफट से चलते हैं पैसेज में। एंड बेटा कम टू पैराग्राफ डी। डी वाले पैराग्राफ में आ जाओ। देखो यहाँ पर आप थर्ड लाइन में आओगे 1 2 3। बोल रहे हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट एग्रीकल्चर यील्ड, यील्ड का मतलब होता है उपज या फिर प्रोडक्शन, ठीक है, विल नीड टू बी डबल्ड बाय 2050। कहते हैं 2050 तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। बट क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर थ्रेट टू अचीविंग दिस। लेकिन ये क्लाइमेट थ्रेट जो है चेंज है वो इसके लिए थ्रेट है, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। की क्रॉप सच एज वीट, बस इतना ही है इसका आंसर। तो क्या बोला है, बिल्कुल हमारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, वहां बोला था मिस हो सकता है और ये उन्होंने बताया उसके लिए ये थ्रेट है, तो दैट इज व्हाई दिस इज योर ट्रू इंफॉर्मेशन। तो दैट इज व्हाई हमारा आंसर हो गया ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हीट एंड राइस सफर्स फ्रॉम अ राइज इन टेम्परेचर। कहते हैं जो व्हीट एंड राइस है वो सफर कर रहे हैं, जो सफर किए हैं। बिल्कुल ठीक है मत। बेटा डी वाले पैराग्राफ में ही आओ, सेम जहां पर हमारा ये आंसर मिला था उसी में आगे 1 2 3 4th लाइन में कहते हैं की क्रॉप सच एज व्हीट एंड राइस आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है हाई है उससे सेंसिटिव होती है। थर्मल स्ट्रेस reduces crop yield by around 10% for every 1 degree increase in temperature। तो ये टेम्परेचर जब है इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाती है, फसल जो है ये डिक्रीज हो जाती है, सफर करती है। तो दैट इज वाई, देखो बिल्कुल इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, सो दैट इज वाई दिस इज ट्रू। हमारा आंसर ट्रू बन गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इट मे बी पॉसिबल टू डेवलप क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। कहते हैं लेस ऐसी क्रॉप्स डेवलप हो सकती हैं जिसके लिए हमें कम पानी की जरूरत होगी। ठीक है जी, मतलब पानी की बहुत कम जरूरत होगी। बेटा डी पैराग्राफ में ही ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं। आगे बोल रहे हैं डिस्कवरिंग द मॉलिक्यूल दैट अलाउ प्लांट टू सेंस टेम्परेचर has potential to accelerate breeding of crop resilient to thermal stress and climate change। देखो यहाँ पर ऐसी क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जो थर्मल स्ट्रेस एंड क्लाइमेट चेंज को रेजिलेंट करेगा, लेकिन और सेंस कर लेगा, प्लांट सेंस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं हुई है कि पानी की कम जरूरत होगी। तो नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गिवन। क्लियर है जी, चलिए 31 वाला देखते हैं। कहते हैं प्लांट ग्रो फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड। कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं फास्ट किसमें, प्लांट ग्रो फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड। कहते हैं सनलाइट में ज्यादा ग्रो करते हैं, शेड में ग्रो नहीं करते इतना। ठीक है जी, तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसका आंसर भी। बेटा इट्स आंसर इज इन ई पैराग्राफ। आ जाओ जरा ई पैराग्राफ में। कह रहे हैं इन देयर एक्टिव स्टेट। ठीक है जी, आगे बोल रहे हैं themselves to do and restrict plant growth during the day sunlight activate the molecules slowing down the growth। तो ग्रोथ क्या हो जाती है डे लाइट पे कम हो जाती है। if a plant find itself in shade quickly inactive enable it to grow faster। तो ये फास्टर हो जाता है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन उल्टी हो गई। so that is why हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं फाइटोक्रोम्स चेंज देयर स्टेट एट द सेम स्पीड डे एंड नाइट। कहते हैं जो फाइटोक्रोम्स होते हैं वो अपनी जो है चेंज देयर स्टेट, वो स्टेट जो अपनी चेंज करते हैं वो सेम स्पीड से चेंज करते हैं चाहे दिन हो या रात। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। बेटा इट्स आंसर इज ऑल्सो इन ई पैराग्राफ। आ जाओ जरा ई पैराग्राफ में, लास्ट में है जी यहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ में बोल रहे हैं एट नाइट हाउएवर इट्स डिफरेंट स्टोरी। ठीक है जी, पहले हम इससे ई पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन से रिलेट लेंगे। इट ड्रिवन चेंजेस टू फाइटोक्रोम्स एक्टिवली अकर वेरी फास्ट। तो ये लाइट ड्रिवन दिन में मतलब लाइट में इन लेस देन अ सेकेंड, वो सेकेंड के अंदर अंदर ही हो जाता है। और एट नाइट हाउएवर इट्स डिफरेंट स्टोरी। Instead of rapid deactivation following sundown, the molecules gradually change from their active to inactive state। तो ये क्या बोल रहे हैं जी, इसमें टाइम लग रहा है देखो, है ना। तो फिर ऊपर क्या बोल रहे हैं और इसमें विद इन अ सेकेंड, तो क्या हो गया, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है सी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वहां पे तो बोल रहे थे सेम स्पीड पे ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है इंफॉर्मेशन जो है दैट इज डिफरेंट, तो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। क्लियर है जी, चलो बढ़िया। अब आगे ढूंढते हैं हम मैचिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, फाइंड करनी है कि विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 33 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, कहते हैं मेंशन ऑफ स्पेशलिस्ट हु कैन मेक यूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। कहते हैं किसी स्पेशलिस्ट की बात की हुई है जो रिसर्च फाइंडिंग के बारे में जो है यूज, हु कैन मेक यूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग का यूज कर रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है जी, बेटा एच वाले पैराग्राफ में आ जाओ, इसका आंसर एच वाले पैराग्राफ में है। ठीक है जी, हम इसको सेकेंड लाइन से देखेंगे। कह रहे हैं द वर्क वाज डन इन अ मॉडल सिस्टम यूजिंग अ मस्टर्ड प्लांट कॉल्ड दिस, बट विकी से पाइथोक्रोम्स जीन्स necessary for temperature sensing
Sensing are found in crop plant. Recent advances in plant genetics now mean that scientists are able to rapidly identify the genes controlling process, and even after this activity use precise molecule. तो यहाँ पर पता चल रहा है कि इन्होंने ये यूज किया। ठीक है जी। क्या बोला था ऊपर, बोला था ना, न्यू फाइंडिंग आर culmination of 12 years of research involves scientists from Germany, Argentina, this। तो इन्होंने ये फाइंडिंग जो है यूज की, तो मतलब इसको अप्लाई किया। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज, जो आपका इंफॉर्मेशन थी दैट इज इन एच पैराग्राफ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एच। क्लियर है जी। अब हमारे पास आ गया 34th, अ रेफरेंस टू द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च फाइंडिंग के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात आई है बेटा, एंड इट्स आंसर इज इन डी पैराग्राफ। ठीक है जी। अब हम डी पैराग्राफ में आ जाएं जल्दी से। हाँ जी, डी पैराग्राफ में बेटा आप यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 लाइन में आ जाओ, लास्ट वाली लाइन से, डिस्कवरिंग द मॉलिक्यूल दैट अलाउ प्लांट टू सेंस टेम्परेचर हैज पोटेंशियल टू एक्सेलरेट ब्रीडिंग ऑफ। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल बता रहे हैं उसका कि क्या कर सकते हैं, कैपेबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है जी। सो दैट इज वाई ये आंसर आ गया हमारा। वहां पे कौन से पैराग्राफ में मिला हमें, ये मिला हमें बेटा डी पैराग्राफ में। सो दैट इज व्हाई दिस इज डी। ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ इसको, डी। क्लियर है। अब 35th कह रहा है साइंटिफिक सपोर्ट फॉर अ ट्रेडिशनल सेइंग। जो साइंटिफिक सपोर्ट है वो क्या था ट्रेडिशनल सेइंग के लिए, मतलब जो आमतौर पर बात की जाती थी ट्रेडिशनल सेइंग थी, उसके लिए जो साइंटिफिक सपोर्ट दिया उसके बारे में बात। बेटा कम टू पैराग्राफ जी। ठीक है जी। जी पैराग्राफ में आ जाओ जल्दी से जल्दी। ये रहा। हम सेकेंड वाले लाइन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 देखो। इनफैक्ट द डिस्कवरी ऑफ ड्यूल रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स प्रोवाइड द साइंस बिहाइंड वेल नोन राइम्स long used to predict the coming season. Oak before ash will have a plash. Ash before oak we are in for a soak। तो ये हमारी जो ओल्ड सेइंग थी, ठीक है, इसके बारे में जो राइम थी, पहले की कोई सेइंग थी, कहावत थी, उसके बारे में बात की है। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज योर जी। हम इसको लिखेंगे जी। क्लियर है जी। चलिए फटाफट से अब हम आ जाए 36 में, अ रेफरेंस टू पीपल ट्रेडिशनली मेकिंग प्लान्स बेस्ड ऑन प्लांट बिहेवियर। तो उन लोगों के बारे में बात की हुई है जो प्लान्स बनाते हैं प्लांट के बिहेवियर को, मतलब प्लांट्स को देख के वो अपने प्लान्स बनाते हैं, तो उसके बारे में कहाँ पे बात आई थी बेटा, इट्स आंसर इज इन सी पैराग्राफ। आप आ जाओ जरा सी पैराग्राफ में फटाफट से। ठीक है जी। हम इसको देखेंगे यहाँ पर, ये रहा। कह रहे हैं जी, मिनट, फार्मर्स की बात। फार्मर्स एंड गार्डनर्स हैव नोन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हाउ responsive plants are to temperature. Warm winter causes many trees and flower bud early, something human have long used to predict weather and harvest। देखो यहाँ से, तो वो क्या करते थे, हार्वेस्टिंग पहले ही कर लेते थे प्लांट्स के बिहेवियर को देख के। क्या जी। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज सी। हमको ये मिल गया सी पैराग्राफ में। देन वी आर गोना राइट सी हियर। लेट्स राइट क्विकली, जल्दी से जल्दी लिख लें। एंड लास्ट वन इज अ रेफरेंस टू वेयर द रिसर्च हैज बीन रिपोर्टेड। रिसर्च कहाँ रिपोर्ट हुआ उसके बारे में, मतलब रिसर्च कहाँ हुआ हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी। सो इट्स आंसर इज इन ए पैराग्राफ बेटा। ए पैराग्राफ में आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे हम ए पैराग्राफ का सेकंड वाला पैराग्राफ। द न्यू फाइंडिंग एस्टैब्लिश इन जर्नल साइंस, साइंस में हुआ जी, शो दैट फोटो, ठीक है जी, क्रोम्स जो है पाइथोक्रोम्स सॉरी कंट्रोल जेनेटिक स्विचेस। तो यहाँ पर जर्नल में, जर्नल का नाम था साइंस। क्लियर है। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज योर ए। अब हम इसको फटाफट से ए लिखेंगे। ठीक है जी। ए। अब ये सारे हमारे हो गए, एंड हमारे अब रह गए हैं जो दीज आर कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, है ना, नो मोर देन बोला है 2 वर्ड्स। तो बोल रहे हैं डेफोडिल्स आर लाइकली टू फ्लावर अर्ली इन रिस्पॉन्स टू डैश वेदर। कौन से वाले वेदर में आते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। इट्स आंसर इज इन जी पैराग्राफ। देखो वार्म विंटर बोला है यहाँ पे हमें जी वाले पैराग्राफ में, सेकेंड लाइन में क्या बोला है, other species such as daffodils have considered temperature sensitivity and can flower month in advance during warm winter। तो कौन से वाले सीजन में आएगा यहाँ पे हमारे पास में, वेदर बोला हुआ है यहाँ पे देखो, है ना, वार्म विंटर। तो लेट्स राइट वार्म।
ठीक है जी। नेक्स्ट है, इफ एश ट्री कम इनटू लीफ बिफोर ओक ट्री द वेदर इज डैश। कहते हैं अगर जो है हमारा एश ट्री है, उसमें लीव्स पहले आ जाए ओक से, ओक ट्री से पहले एश ट्री में आ जाए, तो हमें वेदर देखना है कौन सा। ठीक है जी। तो इट्स आंसर इज इन जी पैराग्राफ बेटा, जहाँ पे हमें प्लांट्स की सेंसिटिविटी की बात की थी। देखो यहाँ पे जो फेमस सेइंग थी, उसी में से हम इसका निकालते हैं आंसर। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे हमें बताया था, कह रहे हैं, कहते whereas ash tree rely on measuring day length to determine their seasonal timing, a warmer spring and consequently high likelihood of hot summer will result oak leafing before ash। तो ओक की जो पहले आ जाएंगी एश से, तो वो कौन सा होगा, हॉट समर होगा। एंड यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे भी लास्ट में यही बोला था देखो, कहते हैं ओक में पहले आ जाए। ठीक है जी। तो दैट इज वाई कौन सा सीजन होगा यहाँ पे, समर। वी हैव पुट समर हियर। क्लियर है जी। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट इज सेइंग द रिसर्च वाज कैरिड आउट यूजिंग अ पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ। कौन सी स्पीशीज पर्टिकुलरली उन्होंने कैरिड आउट की। ठीक है जी। तो इसका आंसर बेटा एच पैराग्राफ में है, यहाँ पे बताया हुआ था हमें पास पर्टिकुलर, ये देखो, बोलते द वर्क वाज डन इन अ मॉडल सिस्टम यूजिंग अ मस्टर्ड प्लांट कॉल्ड। ये देखो ये नाम लिखा हुआ है, और कौन सी स्पीशीज थी, तो मस्टर्ड की स्पीशी थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, उसकी स्पीशीज के ऊपर जो है कैरिड आउट हुआ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है जी। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको समझ आती हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।